में जब मैं था कि ये बताने के लिए कि जी आप की बीवी बीमार है तो मरना भी पड़ता है। तो वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। अब वो बताएं मुझे कि वो जवाब तो दें ना कौम को कि उन्होंने ये जुमले जो कसे वो क्या उनका उनके सीने में कोई दिल नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे। और फिर जिस कर्ब में मुब्तला किया पूरी फैमिली को। और फिर मैंने देखा मुझे ये भी याद आ रहा है कि मैंने जब मुझे पता लगा कि 6 तारीख को सज़ा सुनाई जा रही है जुलाई की, गालिबन 6 तारीख थी। तो मैंने कहा कि अभी मेरी यहाँ वाइफ बहुत बीमार है, अभी वो बेहोश हैं, कोमे में हैं, होश नहीं है। जब से मैं आया हूँ मुझसे बात भी नहीं हुई है, सलाम भी नहीं हुई, और तकरीबन 1 महीना हो गया है। तो अगर नैब के जो जज साहब हैं वो फैसला 6 तारीख को ना सुनाए, मैं 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान चला जाऊंगा। तो जो भी उन्होंने फैसला सुनाना वो मेरी मौजूदगी में सुनाए। न जाने इसमें कौन सा कोई इतना बड़ा कोई उनको एतराज़ था या कितना बड़ा कोई मसला था कि उन्होंने मेरी ये भी दरख्वास्त नहीं मानी। यानी सज़ा सुनाने का फैसला 1 हफ्ता आगे भी नहीं लेकर गए। तो चूँकि आगे इलेक्शंस भी आ रहे थे, तो मकसद यही था कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ का फैसला सुनाया जाए और नवाज शरीफ जो ना वो फैसला सुन के डर के फिर यहीं रह जाए और वो पाकिस्तान ना आए। मैं जहाँ तक रीड करता हूँ मेरा ख्याल है कि गालिबन यही बात थी। मैंने मरियम को कहा, मैंने कहा मरियम सज़ा का उन्होंने सुना दिया है, मुझे 10 साल सुना दिए, तुम्हें 7 साल सुना दिए, अब पाकिस्तान चलेंगे। मरियम कहने लगी कि मेरी वालदा तो बीमार है और होश भी नहीं आई, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि बहुत तशवीशनाक हालत में है। तो मैंने कहा कि कुछ कौमी अब फ़राइज़ हैं, उनकी बजावरी भी बहुत ज़रूरी है। तो हम अपना जो है ना वो बहुत ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर तारीख़ में उसका जवाब बाद में नहीं दिया जा सकता। तो चलते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और इसीलिए हम फिर बार बार उनको कह रहे थे, उनको जगाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वीडियोस आपने सुनी होंगी। और मरियम भी साथ साथ रो रही थी, साथ साथ उनको पुकार रही थी। तो वो पूरे अपना मेरी छोटी बेटी भी यहाँ वो मनाजर देख रही थी, मेरा बेटा हुसैन भी और हसन भी वो मनाजर देख रहे थे। बहरहाल हमने फिर उनको खुदा हाफिज़ कहा और हम पाकिस्तान चले गए। जो पाकिस्तान पे जाके एयरपोर्ट पे उतरते ही जो उन्होंने हमारे साथ जो हाल किया वो आपके सामने है। आज तो मरियम माशाल्लाह सुरखरू होके पाकिस्तान से आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजल व करम से अपना मुकदमा जीत कर आई है और ये साबित किया है कि मुकदमा झूठा था, सज़ा झूठी थी। और लेकिन वो अलग बात है। देखें, मैं उस पर अब बात लंबी हो जाएगी कि देखें अगर सजा अगर झूठी थी, मुकदमा झूठा था, तो फिर ये 200, 250, 300 पेशियां क्यों भुगती गईं? फिर ये जेलों में क्यों जाना पड़ा? फिर ये जिंदगी के कीमती ये 5 साल क्यों ज़ाय किए गए? इसका भी तो कोई हिसाब दे ना हमें। और ये मेरे क्या पूछने वाली बातें नहीं है क्या? एज अ पाकिस्तानी मैं इस बात का हक नहीं रखता कि मैं ये सवाल पूछूं? और फिर वो भी सवाल पूछूं कि जब मरियम मुझे मिलने के लिए आई, हफ्ते में 1 मरतबा आती थी, जेल में, कोट लखपत जेल में, मैं जेल में था, कोट लखपत जेल में आई मुझे मिलने के लिए। तो अभी मेरे पास बैठी हुई हैं। पीछे से आ गए, इतला आई और जेल अथॉरिटीज़ ने इतला दी कि जी नैब वाले आ गए हैं, वो मरियम को गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो मरियम मेरी तरफ देखने लगी। तो नैब वालों से पूछा गया कि वो क्यों गिरफ़्तार करना चाहते हैं, कि वही जो झूठा केस
ले आए हैं और गिरफ्तारी के वारंट्स भी साथ ले आए हैं। मरियम की छोटी बेटी बैठी हुई थी साथ, जो सबसे छोटी बेटी है, वो ये मंज़र देख के रोना शुरू हो गई। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नैब वालों के दिल में कोई रहम आया होगा। उन्होंने जनाब कहा जी कि चलें आप हमारे साथ। तो मरियम मुझसे पूछती हैं कि मैं ये आए तो मैं अब जा रही हूँ। तो मैंने कहा बेटा अल्लाह मालिक है, जब ये अपना एक हम अपना हक पर हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आंखों के सामने मरियम को उन्होंने गिरफ़्तार किया। वो बेटी रोती रही और उसके बाद मुझे मेरे जेल के अंदर सेल में वो वापस लेकर चले गए और वो बेटी छोटी जो है वो रोते रोते वो उसको घर वापस जाना पड़ा अकेली को। अब ये गिरफ्तारी जो है ये सिर्फ मुझे अजियत पहुंचाने के लिए ये गिरफ्तारी मेरी आंखों के सामने की गई, वरना कोई इसका जवाब था इस तरह की गिरफ्तारी का? जिन्होंने भी ये प्लान किया उन्होंने कहा होगा कि भाई जब नवाज शरीफ बैठा होगा और मरियम जेल में जब उसके पास मिलने के लिए गई होगी, वहीं पे नवाज शरीफ की आंखों के सामने उसकी बेटी को आपने गिरफ्तार करना है और उसको ले जाना है वहां से गिरफ्तार करके। ये 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 मुझे बताएं कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में ग़ालिबन इससे पहले इस तरह का काम होते हुए, इस तरह का अमल होते हुए मैंने कभी नहीं देखा जो ये था। तो मुझे कोई बताए कि ये क्या गिरफ्तारी किसी और वक्त नहीं हो सकती थी, किसी और जगह पे नहीं हो सकती थी? तो ये इसका भी कोई हिसाब हमें देगा या नहीं देगा? तो ये मैं इमरान खान को ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे दौर में ये वो काम हुआ है जो आज से पहले कभी किसी दौर में हुआ ही नहीं है। और फिर आप देखिए, इससे पहले जब मरियम मेरे साथ अडयाला जेल में थी, मैं अलहदा सेल में बंद था, ये अलहदा सेल में बंद थी और उसी केस में जिसको अभी जिसमें इसकी बरियत हुई है, उसी केस में अडयाला में बंद थी। तो मैं जो है ना वो कोर्ट में था, ये जो कोर्ट अरशद मलिक की कोर्ट में। तो वहाँ मुझे इतला मिली कि आपकी बेगम की, कुलसूम नवाज़ की जो है वो तबीयत फिर ख़राब हुई और वो आईसीयू में चली गई और बेहोश हैं। तो मुझे बहुत फ़िक्र हुआ और मैंने वहाँ कोर्ट में तो कोई रास्ता नहीं था कि मैं किसी से कहता कि आप मुझे मेरी बात करवाएं। मैं जेल चला गया, वहाँ मुझे जेल ले गए क्योंकि हर पेशे के बाद वो जीप में बैठा के जेल ले जाते थे। तो वहाँ पर मैं गया तो वहाँ जो है वो सुप्रीटेंडेंट जेल के कमरे में मैं सीधा गाड़ी से उतर के गया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे अभी लंदन से मैसेज आया है, तो आप मुझे मेरी बात करवा दें। तो मेरी शक्ल देखना शुरू हो गए। मैं तो बात नहीं आपकी करा सकता। मैंने कहा आपकी टेबल पे 2 मोबाइल फ़ोन पड़े हैं, ये 3 लैंडलाइंस पड़ी हुई हैं, तो आप 1 सेकंड में मेरी बात करा सकते हैं, मेरा टेलीफोन मिलाएं और मेरे से बात करा दें। इस पे आपको नहीं हमें तो जो है ना वो इसकी इजाज़त नहीं है। मैंने कहा इसकी इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत क्या है? ये तो एक अपना बहुत ही ये अपना एक इंसानियत का मामला है। कोई इसमें इजाज़त बाद में आप कह सकते हैं कि जी चूँकि इमरजेंसी थी आपने बात करा दी, बात नहीं कराई। मैंने उनको मिन्नतें की, उनके मैंने कहा मेरी बात करा दें, मेरी बीवी बीमार है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं कराई बात। खैर मुझे वहाँ से वो मेरे सेल में ले गए और 3 घंटे के बाद मेरे पास आते हैं कि जी हमें बड़ा दुख है जी, आप की बेगम फौत हो गई, आपकी वाइफ फौत हो गई। तो
आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी कि मैं जेल में अपनी वाइफ की आ, मौत की खबर सुन रहा हूँ, और वही लोग जिन्होंने मेरी बात नहीं कराई मुझे खबर देने के लिए आ गए कि आपकी वाइफ फौत हो गई। तो मैंने मुझे कहने लगा हम मरियम की तरफ जा रहे हैं, उनको इतला करनी है। मैंने कहा हरगिज़ नहीं, आप मरियम को खुद जाके इतला नहीं देंगे, मैं जाऊंगा खुद और उसको जाके मरियम को इतला करूंगा। तो इस पे वो मुश्किल से माने, लेकिन मान गए। तो चूँकि इनका जो सेल था वो कुछ फासले पे था, तो मैं वहाँ गया। फिर वहाँ जाकर मरियम को जब मैंने ये बात, मुझे समझ नहीं आ रही कि मरियम को ये बात बताऊंगा कैसे। बहरहाल क्योंकि मरियम को तो सिरे से इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था, तो जब मैंने मरियम को ये बात बताई तो सख्ते में आ गई और बहुत ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से मैंने मरियम को संभाला। तो यानी मैंने भी अपनी जेल में अपनी बीवी के बारे में ये उनके मरने की खबर सुनी, और मैं जेल में, और ये भी जेल में अपनी वालदा की मरने की खबर सुन रही हैं। ये पता सबको था कि मेरी बीवी बीमार है, इनकी वालदा बीमार है। अगर वो हमें 10, 15, 20 दिन पहले कहते अच्छा जी, या कैद सुना के कह देते कि जो आपकी बीवी चूँकि बहुत बीमार है, आप उनकी जाके तीमारदारी करें, उनके पास रहें, उनके पास वक्त गुजारें, आप आएंगे फिर हम दोबारा आप जेल में आ जाएं, लेकिन ये वक्त आपके जेल में रहने का नहीं, आप जाके उनके पास रहें। ये किसी को तौफीक नहीं हुई। उनको यानी कि वो मर गई और हमें जेल में ये खबरें पहुंच रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ जी कि ये वो वाक़यात हैं जो ज़िंदगी में कभी भूले नहीं जाते। कई नुकसानात होते हैं, कई लॉसेस होते हैं जो रिकवरेबल होते हैं, जो आज नहीं तो कल वो अल्लाह ताला उनको पूरा कर देता है। लेकिन कई ऐसे लॉसेस होते हैं ज़िंदगी के जो रिकवरेबल नहीं होते, जो रिट्रीव नहीं किए जा सकते, जो रिपेयर नहीं किए जा सकते। ये उन लॉसेस में एक लॉस है जो कभी रिपेयर नहीं होगा, कभी भूला भी नहीं जाएगा। अभी जो है ना वो जब से आई है तो मेरे साथ और अपने भाइयों के साथ अपनी माँ की बातें कर रही हैं, और यहाँ वो बैठती थी, यहाँ वो हमें ये कहती थी, इस तरह से हम उनको जाके अस्पताल में मिलते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सियासत अपनी जगह पर, लेकिन ये कभी बंदे को इस तरह से जुल्म नहीं करना चाहिए। और आज वो जुल्म एक एक करके जुल्म करने वालों के सामने आ रहे हैं, और आइंदा और आएंगे। सब कुछ जो कुछ उन्होंने किया वो एक एक करके उनकी हरकतें कौम के सामने आ रही हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। और वो जो शर्मनाक किस्म के जो फेल किए हैं उन्होंने, शर्मनाक किस्म की जो बातें की हैं, जो मकरो फरेब किया है, जो धोखेबाजी की है, सब कुछ कौम के सामने आ रहा है। हर चीज़ पे यू टर्न, हर चीज़ पे यू टर्न, सब कौम देख रही है, कर रही है। मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, जाने से पहले खुदकुशी कर लूंगा। वो खुदकुशी आज तक नहीं की। कौम देख रही थी कब करेंगे ये खुदकुशी। मियां साहब, आप हमेशा ये बात करते थे, ये आज आपने बात उसको दोहराया, लेकिन हम क्योंकि हमने वो देखे हालात जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा हार्ट डिस्ट्रिक्ट क्लिनिक में अभी दे इलाज, आपने जानता हूँ कि एहतसाब के नाम पे इंतकाम लिया जा रहा है आपसे। JIDs बनी, जो भी हुआ उस केस को हम सब ने फॉलो किया, जो माहिरीन कानून है वो भी देखते रहे, लेकिन अब नैब वो तमाम इल्ज़ाम जो हैं वो साबित करने में नाकाम रही और मरियम नवाज की बरियत होती है। मरियम नवाज की बरियत को लेके आपके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ की राहें हमवार हो चुकी हैं, क्योंकि ये साबित हो गया कि वो इल्ज़ामात जो थे वो एक सियासी इंतकाम पर मबनी थे। इस हवाले से कुछ बताएं कि आप क्या समझते हैं कि वो जो कुछ हुआ आगे क्या होने जा रहा है? मेरे ख्याल आप मेरे सवाल पूछा है, बिल्कुल वो उसका जवाब भी उसमें आ गया है। बताएं, और किसी को एविडेंस हो सकती है। शौकत सिद्दीकी साहब ने जो बातें की हैं उससे बड़ी कोई एविडेंस और किसी की हो सकती है? जिन्होंने ये कहा कि जी
ये अपना आपने नवाज शरीफ को और मरियम को जेल से बाहर नहीं आने देना, अगर अगर आपके पास अपील आई। उन्होंने कहा जब अपील तो तब आएगी कि पहले नैब की अदालत का वर्डिक्ट आ जाए, उसका फैसला आ जाए। तो उन्होंने फैसला तो हो चुका है, अब सिर्फ क्वांटम का फैसला होना है। क्वांटम का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि कितने साल सजा दिलवानी है। तो जज ने हुजूर सजा दी नहीं है, दिलवाई गई है। ये इससे ज़्यादा बड़ा सबूत और क्यों कौन सा हो सकता है। फिर ये भी कहा गया कि अगर आपने ऐसा ना किया तो हमारी तो 2 साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी। भाई इतने केसेस के सुओ मोटो लिए जाते हैं, नोटिस सुओ मोटो नोटिस लिए जाते हैं। भाई इसका भी सुओ मोटो नोटिस लो, इसका भी कोई कहो। ये 5 साल से नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी, नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी, नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी, और कोई सुओ मोटो नोटिस नहीं है इसका। ये इतने बड़े बड़े लोग जो गवाहियाँ दे रहे हैं, खुद अरशद मलिक साहब ने ये कहा, और उस पर फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए जो अरशद मलिक कह गए। मेरा केस वहीं का वहीं है। कौन नहीं जानता कि ये सब फैब्रिकेटेड और फेक केसेस थे, कोई जिसमें कोई अपना ना जान है ना उसमें कोई किसी किस्म का कोई अपना जो है वो एविडेंस है। लेकिन सजाएं दे दी कि मुझे इलेक्शनों से भी दूर रखा जाए और मुझे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर आज कहा जा रहा है, देखें ना, लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट से हुई, और आज कहा जा रहा है कि जनाब ये तो बड़ा ड्रकोनियन कानून है और बहुत ही ये ड्रकोनियन फैसला है। कानून कहीं नहीं है, ये ड्रकोनियन फैसला है और जुल्म है। तो फिर उसका अजाला देखें। ये सब बातें कौम 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 तक पहुंचनी चाहिए। मैं तो ये कभी मैं तो अपना दुखड़ा और रोना लोगों तक कभी पहुंचाता भी नहीं हूं। और मैं तो समझता हूं जी कि ये मुसलसल 5 सालों से ये जो ना जुल्म रवा है, और हमारे साथ जो सलूक किया जाता रहा है, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। और देखें उस वक्त पाकिस्तान जो है मेरे भाई, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, तरक्की की इशारा पे गामजन था। पाकिस्तान दुनिया की एक एटमी कुव्वत तो बन चुका था, अब एक मुआशी कुव्वत बनने जा रहा था। आप मुझे बताएं, डॉलर 100 रुपये का था जब मैं प्राइम मिनिस्टर था। सब्जी दाल की कीमतें, गोश्त की कीमतें और आम रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें लोगों की पहुंच में थी बड़ी आसानी के साथ। बिजली हम लेके आए अल्लाह के फजल करम से, लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया हमने। और पाकिस्तान जो है ना वो मोटरवेज ही मोटरवेज बन रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, और फिर इन बच्चों को एक नया मुस्तकबिल नजर आ रहा था मुल्क के अंदर कि जी हम इंशाल्लाह अब हमें भी अच्छा रोजगार मिलेगा। और पाकिस्तान के अंदर जो हमने ये दहशतगर्दी को हमने ख़त्म किया, पुरअमन मुल्क बनाया। लेकिन आज हम कहाँ चले गए? 1-1 बिलियन डॉलर के लिए जाके हम दूसरे मुल्कों से जा भीख मांगते रहे। मुझे बताएं कि ये कौन सा गैरतमंद मुल्क जो है वो ये बर्दाश्त कर सकता है? मैं तो एक पाकिस्तान को, मैं तो वो ख्वाब देख रहा था कि पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से इस खित्ते में भी और दुनिया के अंदर भी एक मुआशी तौर पे भी एक मजबूत मुल्क बनेगा। हमने देखे, हमने हमारी खिदमात हर शोबे में है हुजूर। सिर्फ अपना जो है ना ये ज़ुबानी कलामी में बातें नहीं कर रहा, हमने अपना मुआशी तौर पे भी पाकिस्तान को मजबूत किया, पाकिस्तान को दिफाई तौर पे भी हमने मजबूत किया। बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लफ्ज़ को बड़े एहतियात से मुंह से निकालता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसी ताकत बन गया कि जिस पे कोई दुश्मन हमला करने का तसव्वुर नहीं कर सकती, एटमी पावर। और उस वक्त देखें, हमने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात की, किसी के प्रेशर में हम नहीं आए। ये जो कहते हैं जी कि नो मोर, या क्या अल्फाज कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट। किस बात पे तुम एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हो? तुमने किया क्या है? हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा नहीं। उन्होंने कहा, जब देखा कि एब्सोल्युटली नॉट पे भी
जो है ना वो बात नहीं बन रही, नवाज शरीफ एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है, तो तिश्तरी में $5 बिलियन पेश कर दिया गया हमें। हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट, हमें नहीं चाहिए। हम अपनी गैरत को बेचने वाली कौम नहीं है। मैं अपनी गैरत पे कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पाकिस्तान का अपना ज़मीर है, पाकिस्तान की अपनी गैरत है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हमने कर दिए, और पाकिस्तान की कामयाबी की और क्या मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान ने माशाल्लाह कामयाबियाँ हासिल की, इक़्तिसादी मैदान में कामयाबियाँ हासिल की, IMF के साथ प्रोग्राम ख़त्म भी हमने किया और सलाम किया जी, बस थैंक यू वेरी मच। हम अब अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। इमरान खान ने फिर दोबारा जो है ना हमें बैसाखियों पे खड़ा कर दिया। मुझे ज़रा बताएं आप, हमारे ज़माने में कोई महंगाई थी? बिल्कुल नहीं। किस ज़माने में हुई? इमरान खान के ज़माने में। रोज़मर्रा की सब्जियां महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, गोश्त महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। और उसके बाद बिजली की दोबारा लोड शेडिंग शुरू हो गई इमरान खान के ज़माने में। हमने तो ख़त्म की थी, उसने दोबारा शुरू कर दिया आके। और उसके बाद जो है वो ताल्लुकात ख़राब कर दिए हमारे हमसायों से भी, दूसरे ममालिक से भी, और अपनी कौम को धोखे देता रहा ये कह कह के कि एब्सोल्युटली नॉट। और मैं समझता हूँ कि हर मैदान में अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। और लोड शेडिंग हमने ख़त्म की। दहशत गर्दी आप देखें, वो ज़माना याद करें जब 70 लोग लाहौर जैसे शहर में बमों से मरते थे, और फिर हर मुल्क के हर कोने में दहशत गर्दी हो रही थी। हमने आके उसको ख़त्म किया या नहीं किया? मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ आपसे, उसका जवाब मुझे चाहिए कि हाँ है या ना है। हर बंदा कहेगा हाँ। अल्लाह के फल से पाकिस्तान की वो खिदमात की हैं जो कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने की ही नहीं है। ये सब इसमें, और इस बंदे ने आके सब कुछ बिगाड़ दिया। डॉलर को खुद ये लेके गया है, और जाके इस बंदे ने 105 रुपए से शुरू करके, क्योंकि जब मैं था तो उस वक्त डॉलर 103 रुपए था। जब ये मुझे निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो भी निकाला मुझे इसलिए कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। अब मुझे बताएं, ये कोई यार वज़ीर आज़म को निकालने वाली कोई ये वजह है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा जाओ, और सारी ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई, मुस्लिम लीग की सदारत से मुझे हटा दिया। ये तो इंतकाम है, इंतकाम। ये इंतकाम है मेरे भाई। ये कोई अदालती फैसला नहीं है। और मुझे समझ नहीं है कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया। पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया। यानी मुझसे तो इंतकाम लेना था, ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? तो मैं समझता हूँ जी, देखें, हर चीज़ महंगी हुई है। इमरान खान के दौर में, मेरे दौर तक अवाम खुश थे, मुतमईन थे, और बिजली भी मिलती थी, गैस भी मिलती थी, रोज़मर्रा की चीज़ें भी मिलती थी, रोज़गार भी मिलता था, सुकून भी था, बच्चे भी खुश थे, बड़े भी खुश थे, सब लोग जो है ना वो मुतमईन थे। जी मियां साहब, इसी पे बात को आगे बढ़ाते हैं। जो आपने अपनी गिरफ्तारी का भी जो किया, मरियम बीबी अब यहाँ पे आ गई हैं, जिस तरह इनके साथ सलूक हुआ, क्या आप समझते हैं कि ये आपको तोड़ने के लिए, आपको कमज़ोर करने के लिए, और आपको इनको गिरफ्तार किया गया, और जिस तरह इन्होंने आगे से जो पिछले 3 साल में किया, क्या समझते हैं आप मरियम बीबी पिछले 3 साल जिस तरह जो इनका कंडक्ट था, जिससे इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में मेरा पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई खातून को नैब की हिरासत में भी रखा गया, और इन्होंने फिर आगे से जो किया, और उस पर जब हम भी आपके साथ थे, जब जहाज़ में भी गए, उस वक्त भी हमने देखा कि ये आपके साथ पूरे मतलब खड़ी थी। मरियम ने जी बड़ी माशाल्लाह बहादुरी का सबूत दिया है, कोई शक नहीं है। एक सेकंड के लिए भी डोली नहीं है, बिल्कुल मुतज़लज़ल नहीं हुई एक सेकंड के लिए भी। और मेरा ख्याल है कि जैसे कि एक बहादुर बेटी अपने बाप का साथ देती है,
मरियम ने वो सबूत दिया है, माशाल्लाह फ़ख्र है मरियम पे, माँ अल्लाह के फजल करम से, कि इस तरह से ये साबित कदम रही हैं, जुल्म का सामना किया, ज़्यादतियों का सामना किया, झूठे केसेस का सामना किया। अब मुझे बताएं कि जब मरियम अभी लास्ट टाइम जब आखिरी दफ़ा नैब ने बुलाया, झूठे केस में बुलाया और वहाँ गिरफ्तार करने का उनका भरपूर इरादा था, वो केस जो आज तक फाइल ही नहीं हुआ। यानी आप अंदाज़ा लगाएं इससे बढ़ के जुल्म और क्या होता है। जब इनकी गाड़ी के ऊपर कोई निशान पड़ा है, वो गोली, यही कहा जाता है कि गोली चलाई गई, वहाँ पत्थर मारे गए, बीच में किसी ने गोली भी चला दी होगी, जो जो विंड स्क्रीन डैमेज हुई बहुत बुरी तरह से, और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जिसकी विंड स्क्रीन के अंदर भी एक बाकायदा सख्त किस्म का निशान पड़ा। तो मैं समझता हूँ जी कि ये बल्कि हमारी पार्टी के लिए भी, मेरे लिए भी ये बहुत जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काबिल फ़ख्र कारनामा अंजाम दिया है और बहुत उम्दा इनका किरदार है। माशाल्लाह जिसकी मैं नहीं तारीफ़ करता बल्कि मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब भी उसके मोतरफ़ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिकली बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया, पार्टी ने अप्रिशिएट किया, पार्टी माशाल्लाह इस मोतरफ़ है इस बात की। तो आज माशाल्लाह अगर यहाँ पे आई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू होके आई और अपने उस केस से भी सुरखरू होके आई हैं और अपने जो किरदार में भी माशाल्लाह सुरखरू होके आई। मियां साहब, आप जब 3 साल से हम आपके साथ मुलाकातें होती तो आप डिवाइन इंटरवेंशन की बात किया करते थे हमेशा कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा है, ऊँची अल्लाह की। और आप जो जिस तरह एक्सपोज चीज़ें आ रही हैं या ऑडियो लीक्स हो रही हैं या एक बयानिया जो बयान किया गया था वो आपके उसको आप कैसे ले रहे हैं? हर चीज़ का एक वक्त होता है, अल्लाह ताला की अपनी हिकमत होती है। कहते हैं ना जी कि अल्लाह ताला के फ़ैसलों में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। देर होती है, अंधेर, मैं तो कहता हूँ देर भी नहीं होती। अभी देखें 4-5 सालों के अंदर ही सब कुछ रिवर्स हो रहा है और दुनिया भी देख रही है, हम सब देख रहे हैं। और झूठे केसेस, जुल्म, जबर, ज़्यादती, सख्त नाइंसाफ़ियाँ और उन जजेस ने जिन्होंने नाइंसाफ़ियाँ की हैं, आज वो भी अपने ज़मीर में जब झांक कर देख रहे होंगे, उनको भी सवाए शर्मिंदगी के और उनको कुछ नहीं मिलेगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी पूरी फैमिली को कर्म में मुब्तला किया गया, इसका हिसाब कौन देगा। कहा कि मेरी बेगम बिस्तर मर्ग पर थी जब मेरी सज़ा का फ़ैसला सुनाया गया, मेरी बीवी की बीमारी का मजाक उड़ाया गया। आज मरियम नवाज सुरखरू होकर आई। कहा कि हमारी ज़िंदगी के कीमती 5 साल ज़ाया किए गए हैं। मरियम मुझसे मिलने कोट लखपत जेल में आई हुई थी जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। इस गिरफ़्तारी का मकसद सिर्फ मुझे अजियत देना था। देखिए वो देखें ना, वो हुसैन ने भी चंद दिन पहले कहा था कुछ कहेंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ सुनेंगे। तो अभी 2 दिन सुन रहे हैं, कह रहे हैं। तो जैसे कि कहते हैं ना कि ये मोमेंट ऑफ रिजॉइस भी है लेकिन एक इमोशनल मोमेंट भी है, एक जज्बाती लम्हात भी हैं। खुशी के लम्हात ज़रूर हैं, जज्बाती भी हैं। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, इन बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं ये मकाम हासिल करने के लिए, जिसमें जानी कुर्बानियाँ भी हैं। मेरी वाइफ के अलावा मेरी वालदा साहबा यहाँ पे आई और वो मेरी वालदा साहबा का मैं आपको एक बात बताऊं, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो कहते हैं ना जो प्लेठी का होता है जो बड़ा, उससे माँओं को ज़्यादा प्यार होता है जी जी। तो वो मुझसे खुसूसी प्यार करती थी। शहबाज साहब को ये गिरा ही रहा है हमेशा कि आपसे अम्मी ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि आप प्लेठी के हैं। तो अम्मी के सामने भी ये बात करते थे तो वो भी हंसती थी। तो मैं यहाँ पे ना जी जो पिंडी वाली जेल है और फिर कोट लखपत जेल है, दोनों में वो फिर आती थी हफ्ते में एक दफ़ा, पूरा लाहौर से चलती थी, सुमर में आती थी। और वहाँ आके जब मुझे हफ्ते में एक दफ़ा जब मिलती थी तो मुझे कहती थी मैंने अब तुम्हारे बगैर वापस नहीं जाना। तो
मैंने कहा अम्मी जी आप ये सुबह को कहने लगी कि तुम इनको आज मेरे साथ वापस भेजो, मैं पिंडी आई हूँ, मैं आज मैंने नहीं जाना। उन्होंने कहा जी ये हम नहीं आपा जी हम नहीं छोड़ सकते इनको। कहने नहीं मैं तो उसको लेके जाऊंगी। और उन्होंने वहाँ पे जो है ना वो बहुत जज्बाती हो गई कि मैं तो लेके जाऊंगी, मैंने खुद अकेले नहीं जाना। तो फिर उनका नहीं हम नहीं भेजने दे सकते। नहीं नहीं आप क्यों नहीं दे सकते, आप यहाँ के इंचार्ज हैं। कि नहीं हम नहीं कर सकते। उनके नहीं फिर मैं भी इनके साथ यहाँ रहूँगी सेल में, मुझे भी यहीं रख दो फिर। तो ये वहाँ पर उनको फिर बहुत हमने फिर मोहब्बत प्यार से उनको समझाया मनाया। और लखपत में उन्हें ऐसे ऐसे ही करती थी जब भी आती थी। तो मैं जो बात आपको जो सवाल पूछा था आपने उसका जवाब दे रहा था कि फिर माएँ तो फिर आपको पता है कि वो ये अभी जब मैं कुर्बानी की बात कर रहा था कि वालदा साहब यहाँ पे आई तो कहने लगी मैं बस नवाज़ तुम्हें मिलने आई हूँ और बस मैं बस 2 हफ्ते रहूँगी फिर मैं चली जाऊँगी, तो लंदन में मेरा दिल नहीं लगता। तो 2 हफ्ते जब गुजर गए तो उन्होंने कहा नहीं अभी मैं हफ्ता और रहूँगी। फिर हफ्ता जब गुजर गया तो उन्होंने कहा नहीं अभी मैं 2-4 हफ्ते और रहूँगी। उनको मुझे छोड़कर जाने को दिल नहीं करता था। बस वो 2-2 4-4 हफ्ते आगे करती चली गई। फिर वो बीच में जो है ना वो कोविड आ गया। फिर उनको हमने कहा कि अभी आप इधर ही रहें। फिर वो अपना कोविड के दौरान उनको कोविड नहीं हुआ लेकिन उसी में फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो मैंने ये कहा कि वो अपना घर वहाँ पे पाकिस्तान में छोड़कर यहाँ मुझे मिलने आई और जब उन्होंने जान दी तो बिल्कुल मेरे हाथों में थी। मैं उनके सराहने बैठा हुआ था जब वो सिसकियाँ ले रही थी और मैं विद इन मिनट्स वो फिर फौत हो गई। ये बड़े जज्बाती लम्हात थे, उनको उन लम्हात को भी हम याद करते रहे यहाँ पे। मरियम जो ना वो उस वक्त तो यहाँ नहीं थी, मरियम तो पाकिस्तान में थी, लेकिन वो सारा किस्सा मरियम को हमने बताया। और यहाँ पे मेरे मेरे जद्दा में वालिद साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनको वहाँ फौत हो गए। हम उनको लहद में कब्र में उतारने के लिए पाकिस्तान भी ना जा सके। मैं वालदा साहबा फौत हुई, मैं उनके साथ पाकिस्तान नहीं जा सका। मेरी बेगम फौत हुई तो मुझे जेल में खबर मिल रही है। और फिर 3 दिनों के लिए हम अपना पेरोल पे बाहर आए। पेरोल के बाद फिर जेल वापस, मैं भी और मरियम भी। बेगम के मरने के बाद, इसकी वालदा के मरने के बाद फिर 2 दिनों के बाद जेल वापस। कुछ हद होती है, कोई लिमिट होती है। लेकिन आज मैं अपने आप से भी पूछता हूँ कि गलत काम हुआ किधर है और कौन सा गलत काम हुआ जिसके एवज में इतनी बड़ी सजाएं दी गई। तो ये बड़ी दुख देने वाली बात है कि हमें ये भी नहीं पता लग रहा कि हमने किया क्या है। और फिर खुद जज लिख गया अपने फैसले में नैब का कि करप्शन का एलिमेंट कहीं नजर नहीं आया। अब हम मुझे बताएं कि उसमें जज कह रहा है कि करप्शन का कोई केस नहीं मिला, सजा किस बात की, फिर किस बात की? आज कोर्ट भी कह रही है कि एसेट्स, क्या नवाज शरीफ के एसेट्स पहले देखे गए हैं जो आप अपना केस बनाया उन पे? नैब के पास कोई जवाब नहीं था। ये सब मुशर्रफ दौर में भी वो जुल्म नहीं हुआ। अब उनकी अपनी कुछ वीडियो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, कभी वो खरीदारी कर रहे हैं, कभी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो इस पे अब एक मतलब फिर दोबारा मुस्लिम लीग नून को वही बूम तकरीबन अल्लाह ताला ने अता कर दिया है। जाहिर है कि आपने अपना केस अल्लाह ताला पे छोड़ा था। अब जिनकी जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं या जो ब्लैकमेलिंग लोगों को कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून या गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी या फिर छोड़ दिया जाएगा? देख ले, मैंने अभी कहा था मकाफात अमल की बात है। ये साजिश करने वाला सबसे बड़ा साजिशी खुद निकला है। हर चीज़ अया हो रही है, एक एक करतूत कौम के सामने आ रहे हैं। आइंदा पता नहीं और क्या कुछ आएगा। अभी जो आया है पता नहीं वो भी उसका क्या कौम को जवाब देगा, क्या देगा। आज कौम जानना चाहती है। मैंने तो मुख्तलिफ मामलात पे इशारतन ये बात की, लेकिन इस मामले पे इंशाल्लाह मरीम भी बात करेंगी
हो सका तो मैं भी बात करूँगा। क्या आखिरी सवाल मियाँ साहब, क्या हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अगले साल 2023 में जब इलेक्शन होते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौथी मरतबा बनते हुए देख रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान जाकर इंतखाबी मुहिम करेंगे? इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो क्या कहें? बस इंशाल्लाह जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जज ने जब सज़ा नहीं बल्कि दिलवाई गई थी, जज ने खुद कहा कि करप्शन का एलिमेंट नज़र नहीं आया। मजीद बोले कि हमने अपने दौरे हुकूमत में खुशहाली लाई, मोटरवेज़ बनाए, बिजली भी हम लेकर आए और लोड शेडिंग भी ख़त्म की। मैंने $5 अरब को एब्सोल्युटली नॉट कहा कि महंगाई इमरान खान के दौर में हुई। इमरान खान ने अवाम को धोखा दिया है।